जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। वापस से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं और आज की शुरुआत में हम देखेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन। आपका आज से एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023। इसका आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई को जो आपके प्रथम दिन के सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न बन सकते थे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। साथ ही कुछ इस तरह से प्रश्न रहेंगे, इन सभी को हम जानेंगे और अच्छे से देखेंगे और आने वाले दिनों में जिनके भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और साथ ही हम आप सभी के लिए इस तरह से निरंतर एनालिसिस लाते रहेंगे। प्रतिदिन शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है आप लोग जुड़े रहेंगे और इस क्लास का आनंद लेंगे। इस तरह से हम आपके लिए निरंतर क्लासों की शुरुआत कर चुके हैं, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। फिर से एक बार प्रतिदिन शाम 8 बजे चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख और हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो साथी ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह चल रहा है 2023 का साल, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की वैकेंसी निरंतर आ रही हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप इसको एक बार जैसे आपका एग्ज़ाम दिया था उसमें नहीं हुआ है तो दोबारा से इस तरह के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं इनके लिए तैयारी शुरू कर देंगे। और आपको बता दें कि यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम जल्द ही लगभग 15 जुलाई से आपका हो सकता है ऑनलाइन होने लगे, तो आपको रुकना नहीं है और बढ़ते रहना है आगे। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि तुगलक वंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया था साथी, तुगलक वंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी। तो बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश जो था साथी वो दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था। कौन सा? दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था और इसकी स्थापना सन 1320 में की गई थी। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जिसे हम साथी गाजी मलिक के नाम से भी जानते थे। इसका गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम है। ठीक है, तो 1320 ईस्वी में इसके याद रखेंगे, इसको गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन हमसे पूछा है शताब्दी कौन सी होगी, तो याद रखेंगे जब शताब्दी की बात की जाएगी तो आपकी 14वीं शताब्दी मानी जाएगी। कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी में साथी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 14वीं शताब्दी का प्रथम चरण था, यहाँ पर इसकी 1320 में स्थापना हो गई थी। और किसका अंत करके? तो याद रखना है खिलजी वंश का अंत करके एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की थी, जिस वंश ने 1414 तक भारत पर राज किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर राज किया था इसने 1320 से 1414 तक। और ये सल्तनत काल का कह सकते हैं सबसे बड़ा राजवंश था, जिसका शासनकाल सबसे लंबा रहा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी 1320 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था श्री गोविंद जी मंदिर किस राज्य में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन आया था, श्री गोविंद देव जी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बात करेंगे गोविंद देव जी मंदिर के बारे में। साथ ही यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपके आंसर माना जाएगा, क्योंकि श्री गोविंद देव जी मंदिर की बात की जाए साथी, यह मंदिर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। जयपुर का जो सिटी पैलेस है यहाँ पर स्थित है। और श्री गोविंद देव मंदिर अर्थात भगवान कृष्ण का मंदिर है, जो भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। और इस मंदिर की जो मूर्तियां हैं साथी, ये राजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जो आपके मेवाड़ राजा थे राजस्थान के जयपुर के, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा वृंदावन से लाया गया था। और इसके अतिरिक्त इस मंदिर की बात की जाए साथी, तो ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भी स्थित है, क्योंकि श्री गोविंद देव जी जो मंदिर है ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वृंदावन में ही बना था। और इसके अतिरिक्त सवाई जयसिंह के द्वारा इसकी स्थापना जयपुर के सिटी पैलेस में भी करवाई गई थी, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा से संबंधित है। तो आपका ये प्रश्न ऑप्शन के अनुसार जाएगा, या तो आपको जयपुर दिया होगा या उत्तर प्रदेश का वृंदावन अर्थात मथुरा दिया होगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी आपसे पूछा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे चर्चित स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे चर्चित स्थल, इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो एक्चुअली में ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं इसके। तो सबसे चर्चित स्थलों की बात की जाए तो हाल ही में चर्चा में 2021-22 से रहा है, जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा क्यों चर्चा में रहा है साथी? तो इसको भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। भारत का 40वां जो विश्व विरासत स्थल बना है ये आपका धौलावीरा बना है। ठीक है, ये चर्चा में रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है इसको भी याद रखना है। तो आपका गुजरात राज्य में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात की जाए जो चर्चा में रहा है वो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर साथी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? हड़प्पा सभ्यता का
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है। क्या बन रहा है? सबसे, याद रखेंगे, सबसे बड़ा संग्रहालय, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। सबसे बड़ा संग्रहालय पूछ लेगा आपसे कहाँ बन रहा है हड़प्पा सभ्यता का, तो ये चर्चा में रहा है राखीगढ़ी। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात की जाए लोथल की, तो लोथल क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था और यहाँ पर समुद्री राष्ट्रीय वो बनाया गया है संग्रहालय। ठीक है, क्या बनाया गया है? गुजरात में स्थित है लोथल और यहाँ पर समुद्री राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया है। ये 3 स्थल ज़्यादा चर्चा में रहे थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त हो सकता है 4 स्थल हैं आपके जो प्रमुख हैं, जिनमें से सबसे उत्तरी हो जाएगा मांद्रा स्थल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और इसके अतिरिक्त पूर्व में पूछा जाए तो इसका हो जाएगा आलमगीरपुर। साथ ही ये कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। जबकि दक्षिणी की बात की जाए, दक्षिणी की, तो यहाँ पर हो जाता है, दक्षिणी से याद रखना है आपको दैमाबाद। क्या याद रखना है? दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके अलावा पश्चिमी की बात की जाए तो ये सुतकांगेडाडोर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सुतकांगेदाडोर। ठीक है, इसको याद रखना है, सुतकांगेदाडोर। ये कहाँ पर पड़ता है? ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अफगान में पड़ता है, इसको याद रखेंगे। तो सबसे उत्तरी मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, जबकि सुतकांगेदाडोर कहाँ पर हो जाएगा? अफगानिस्तान में। तो ये 4 चर्चित स्थल हैं जो कि उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, इनको याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारतीय संविधान में किस देश से संविधान से कानून की अवधारणा ली गई है? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान है, इस संविधान में किस देश के संविधान से हमने कानून की अवधारणा ली गई है। तो बात करेंगे कानून की अवधारणा के बारे में। साथ ही यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसने आपसे घुमा के पूछा है। कानून की अवधारणा का मतलब है साथ ही विधि का शासन। क्या है? विधि का शासन। तो आप लोग याद रखेंगे, आप सभी को पता होगा विधि का शासन कहाँ से लिया हमने। तो विधि का शासन हमने साथी लिया है इंग्लैंड से। कहाँ से? विधि का शासन हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो विधि का शासन आपने अनुच्छेद 14 पढ़ा होगा। ये इसी को हम कानून की अवधारणा कहते हैं और ये अवधारणा भारतीय संविधान में इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त कानून में समानता की अवधारणा एक तत्व है, ये भी याद रखेंगे। और यह प्रदान करता है कि भारतीय भूमि में सर्वोच्च शक्ति होगी और विधायी, कार्यकारी तथा संविधान के अपने अधिकार प्राप्त होंगे। ये जो कानून है ये एक अलग होगा और ये कहाँ से लिया है हमने? ये आपका लिया है इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, जबकि न्यायपालिका की बात करेगा, न्यायपालिका की बात करेगा किसकी? याद रखना है, न्यायपालिका। न्यायपालिका से तात्पर्य है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। तो न्यायपालिका हमने कहाँ से ली है? तो इसको याद रखना है, ये यूएसए के संविधान से ली है। कहाँ से साथी? यूएसए के संविधान से। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में तौकाते चक्रवाती तूफान किस वर्ष आया था? बात की जाए भारत में तौकाते चक्रवाती तूफान की, तो साथी ये 14 मई 2021 को आया था। कब आया था? 14 मई 2021 को आया था तौकाते चक्रवात। ठीक है, और ये कहाँ पर आया था? तो अरब सागर में आया था। ये भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में जिस तरह विपर्यय का आपने प्रचंड देखा, उसी प्रकार 2021 में 14 मई को तौकाते चक्रवात आया था। ठीक है, और इसका प्रभाव भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक आदि राज्यों में देखने को मिला था उस समय। ठीक है, और इस तूफान के नामकरण की बात की जाए, जो ये तौकाते तूफान आया था, इसका नामकरण किसने किया था? तो याद रखना है साथी, आपको म्यांमार ने किया था। किसने? म्यांमार ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसका अर्थ क्या होता है तौकाते का? तो इसका अर्थ बताया गया था कि आवाज़ करने वाली छिपकली, आवाज़ करने वाली लिजार्ड के बारे में बताया गया था। और म्यांमार ने इसका नामकरण किया था 14 मई 2021 को। ये अरब सागर में उठा था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, भाजा में रॉककट गुफाओं की संख्या कितनी है? बात करेंगे भाजा की रॉककट गुफाओं की। सबसे पहले तो बात करेंगे ये भाजा की रॉककट गुफाएं हैं कहाँ पर? तो आपको याद रखना है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इन गुफाओं की अगर संख्या की बात की जाए तो इनकी कुल संख्या आपकी 22 मिलती है। कितनी मिलती है साथी? इनकी कुल संख्या 22 मिलती है। और ये गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखेंगे, बौद्ध धर्म के जो थेरवाद यानी कि जो हीनयान, आपने जो बौद्ध संगीति थी, वो चौथी बौद्ध संगीति जो कि आपकी हुई थी प्रथम शताब्दी में, इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, एक हीनयान तथा दूसरा महायान। तो इन्हीं में से जो हीनयान वाले थे, उन्हीं बौद्ध धर्म की परंपरा से संबंधित हैं ये आपकी कौन सी गुफाएं? भाजा की रॉककट गुफाएं। ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और इनकी कुल संख्या 22 हो जाती है। ठीक है, ये भाजा गांव, ये भाजा की गुफाएं किस लिए नाम पड़ा? तो भाजा गांव है महाराष्ट्र में और यहाँ पर लगभग 400 फीट ऊपर स्थित है भाजा गांव से। ठीक है, जिसका उपयोग प्राचीन काल में व्यापारिक मार्ग के रूप में किया जाता था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए साथी, तो उसमें ऑप्शन आपको तमिलनाडु दिया होगा। क्या दिया होगा? तमिलनाडु। क्योंकि आपको पता है जो भारत का मानचित्र है वो इस तरह से दिखता है कुछ, और भूमध्य रेखा भारत के लगभग इस तरह से गुजरती है पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हुए। तो इसमें सबसे प्रथम राज्य कौन पड़ जाता है? आपका
आपका तमिलनाडु पड़ जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से सबसे नज़दीक हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार इसको आप लोग याद रखेंगे। जबकि बात की जाए इसमें एक भारत में कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको भी याद रखना है क्योंकि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और एक बात और याद रखनी है आपको, कर्क रेखा पर स्थित भारत की एकमात्र राजधानी की बात की जाए तो आपकी हो जाएगी रांची, जो कि झारखंड राज्य की राजधानी है। ये कर्क रेखा पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और एकमात्र महाद्वीप जिस पर 3 रेखाएं गुजरती हैं वो आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, जिसमें आपकी कर्क रेखा, जबकि भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना का प्रावधान किसने किया था? दिल्ली सल्तनत में जो स्थायी सेना थी इसको रखने का प्रावधान किसने किया था? तो आप सभी को याद रखना है, खिलजी वंश का एक शासक था, सबसे प्रतापी शासक कह सकते हैं इसको, और इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी नाम था। ठीक है, इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत प्रसिद्ध थी और खिलजी वंश के सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत थी यानी कि भारत था, वहां पर स्थायी सेना का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसने अपनी सेना के लिए पोशाक की व्यवस्था की थी। किसकी? वर्दी की। जिस तरह से हम आज सेनाओं में अपने विभिन्न प्रकार की वर्दी देखते हैं, उसी प्रकार भारत में यानी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले वर्दी किसने निर्धारित की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्धारित की थी। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अतिरिक्त बात की जाए तो ये क्वेश्चन एक और पूछा गया था, दिल्ली का द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है, या फिर इसी को कहते हैं सिकंदर ए सानी। ठीक है, द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया था, इसको इसी में शामिल कर लिया है। तो ये भी आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसे हम द्वितीय सिकंदर के रूप में जानते थे, क्योंकि विद्वान मानते हैं कि ये चाहता था कि दोबारा से ये विश्व पर जिस तरह सिकंदर ने राज किया है, ये भी विश्व को जीतना चाहता था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं? आपका अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। और इसने अपनी सेना को स्थायी किया था और इस अपनी सेना के लिए पोशाक की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, स्तूप की रचना में प्रदक्षिणा का अन्य नाम क्या है? जो स्तूप होता है साथी बौद्ध धर्म में, उसमें एक प्रदक्षिणा नामक स्थान होता है, उस प्रदक्षिणा नामक स्थान का अन्य नाम क्या है? इस तरह से क्वेश्चन आया था शायद। तो आपको याद रखना है, इसमें प्रदक्षिणा का अर्थ क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसका? प्रदक्षिणा का अर्थ। तो प्रदक्षिणा का अन्य नाम होता है साथी परिक्रमा। जो आपका परिक्रमा मार्ग होता है, इसी को हम प्रदक्षिणा कहते हैं, या फिर इसे एक अन्य नाम आधार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? आधार नाम से। तो इनमें से कोई ना कोई आपको ऑप्शन दिया होगा, या तो परिक्रमा मार्ग या फिर आधार मार्ग। ठीक है, याद रखना है, बौद्ध धर्म में प्रदक्षिणा आपका परिक्रमा मार्ग होता है, या फिर इसी को आधार के रूप में जानते हैं। और बात की जाए स्तूप की, तो बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में एक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो स्तूप होते हैं वो बौद्ध धर्म के क्या मानते हैं, जिस तरह से अपने हिंदू धर्म में मंदिर माना जाता है, उसी तरह बौद्ध धर्म में स्तूपों को माना जाता है। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध स्तूप आपको याद रखना है, सांची का स्तूप है। कहाँ का? सांची का स्तूप। और सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? आपको याद रखना है, अशोक महान ने। किसने? अशोक ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको सारनाथ का स्तूप भी याद रखना है। किसका? इसको याद रखेंगे, सारनाथ का स्तूप। सारनाथ का स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास स्थित है। और साथ ही यहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, जिसे हम अभिधम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय है? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो राजस्व व्यय की बात की जाए, जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है, यदि उस कंपनी का व्यवसाय का संचालन करना है, तो उस दौरान जो खर्च आता है, जो व्यय आता है, उसे हम राजस्व व्यय कहते हैं। ठीक है, सरकार एक प्रकार से जो सरकारी कंपनियां होती हैं, एनटीपीसी वगैरह हैं और आपकी इंडियन ऑयल है, ये सारी की सारी सरकारी कंपनियां हैं, और इनको चलाने में जो सामान्य व्यय संचालन आता है, इसको क्या कहते हैं? राजस्व व्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जो किराया व्यय होता है, उपयोगिता व्यय होता है, वेतन व्यय होता है, बीमा व्यय होता है, और कमीशन व्यय होता है, और विनिर्माण व्यय होता है। इनसे तात्पर्य क्या है? बीमा व्यय क्या है? जैसे कंपनी में कोई नुकसान होगा, कंपनी का बीमा करवा दिया, तो वो नुकसान बीमा कंपनी झेलेगी। ठीक है, और वेतन, जैसे कंपनी में कर्मचारी हैं, उनका वेतन निर्धारण करना होगा। इसके अतिरिक्त कमीशन होगा। इसके अलावा विनिर्माण, जैसे नई कंपनी शामिल करनी है, तो इसमें जो जितना भी खर्चा आएगा उसे क्या कहते हैं? राजस्व व्यय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं, इनमें से कोई ना कोई आपको ऑप्शन में दिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, 2021 में सीमांत सुविधा दर क्या थी? क्वेश्चन पूछा है कि 2021 में सीमांत सुविधा दर क्या थी? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे सीमांत सुविधा दर क्या होती है। देखो, जिस प्रकार से कोई बैंक है, जैसे हमें बैंक की स्थापना करनी है, और बैंक की स्थापना के लिए हम कहीं ना कहीं से पैसा उधार लेंगे। ऐसे कहीं से नहीं लेंगे, बल्कि रिजर्व बैंक से लेंगे। और रिजर्व बैंक एक निश्चित दर निर्धारित करेगा। क्या करेगा? रिजर्व बैंक जो अपना आरबीआई है, वो एक निश्चित दर निर्धारित करेगा, जिसे सीमांत सुविधा दर कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। यह एक दंडात्मक दर है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसे उधार लेता है। जैसे कोई नई बैंक की स्थापना करनी है,
मान लीजिए आपकी इंडियन बैंक है और इंडियन बैंक यदि आपकी क्या बढ़ाती है, अपनी वो आय बढ़ाती है, तो आपको उस वो कहाँ से पैसे लेगी, तो रिजर्व बैंक से लेगी, ठीक है। और इस पर आपकी रिजर्व बैंक क्या करेगी, एक सुविधा दर आपकी क्या करेगी, निर्धारित करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, सीमांत सुविधा दर कहते हैं। और 2021 में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के द्वारा इसे 4.25% निर्धारित किया गया था। यह भी आप लोगों को याद रखना है। मौद्रिक नीति समिति क्या है, तो ये आरबीआई के अंतर्गत कार्य करती है, आरबीआई के अंतर्गत कार्य करती है, और आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो इसका प्रमुख होता है, ठीक है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था, तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक की रचना किसने की है। बात करेंगे तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक के बारे में। साथ ही तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक की बात की जाए तो ये दिल्ली सल्तनत काल के दौरान लिखी गई थी। और किसने लिखी थी, तो आपको याद रखना है जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने, जियाउद्दीन बर्नी, जो कि एक दिल्ली सल्तनत का एक लेखक था, कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं उस समय का, ठीक है। तो इसने दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत और फारसी इतिहास की में तारिक ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि आपकी फिरोज शाह तुगलक के जीवन पर आधारित थी। किसके, फिरोज शाह तुगलक के जीवन पर, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था। फिरोज शाह तुगलक के जीवन पर आधारित थी। और ऐसा माना जाता है ये विश्व की सबसे, जो दिल्ली सल्तनत काल है, विश्व की नहीं, सल्तनत काल की सबसे छोटी आत्मकथा है। कैसी, सल्तनत काल की सबसे छोटी आत्मकथा कौन सी है, तारिक ए फिरोज शाही है, जिसका आपका लेखन किसने किया है, जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। और जियाउद्दीन बर्नी का शासनकाल पूछा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय और फिरोज शाह तुगलक के समय ये वहाँ पर दिल्ली में रहता था, ठीक है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। और तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। क्वेश्चन आया था कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीप भारत से तात्पर्य है कि दक्षिण भारत की, जहाँ पर समुद्र चारों ओर से घेरे हुए हैं, और इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपी भारत कहते हैं, ठीक है। और इस प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी आपकी कौन सी, गोदावरी नदी, ठीक है। कौन सी, गोदावरी नदी। और ये गोदावरी नदी निकलती कहाँ से, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य से। कहाँ से साथी, महाराष्ट्र राज्य के नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है। कौन सी, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, यहीं से ये निकलती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये भी आपको याद रखना है। तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी गोदावरी, जो कि त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से महाराष्ट्र में निकलती है। इसके अतिरिक्त दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछ सकता है, तो याद रखना है कृष्णा नदी हो जाएगी। कौन सी, कृष्णा नदी हो जाएगी। और ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। दोनों नदियां महाराष्ट्र में निकलती हैं, एक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो कि नासिक में है, जबकि दूसरी महाबलेश्वर पहाड़ी। इसको भी याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, सिजदा और पैबोस की प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, सिजदा और पैबोस की प्रथा के बारे में। तो इस प्रथा को लागू किया था साथी गुलाम वंश का एक शासक था, जिसका नाम था बलबन। क्या नाम था, बलबन। बलबन के द्वारा सिजदा और पैबोस की प्रथा लागू की गई थी। और इसका बलबन का शासनकाल की बात की जाए तो 1266 से लेकर 1287 तक इसका क्या था, शासनकाल था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका शासनकाल भी पूछा जाता है, इसलिए अति महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जबकि बलबन के द्वारा एक नीति भी अपनाई गई थी, जिसे हम लौह और रक्त की नीति के नाम से जानते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी साथी, आपको याद रखना है, बलबन ने अपनाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, सुप्रसिद्ध खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। सुप्रसिद्ध खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। खानवा के युद्ध की बात की जाए साथी तो ये 16 मार्च 1527 को आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित एक खानवा नामक गांव है, यहाँ पर बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। याद रखेंगे, मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा और दूसरी तरफ कौन था, मुगल बादशाह बाबर था, ठीक है। इसने 16 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में जीता कौन था, तो याद रखना है आपको, बाबर जीता था। कौन जीता था, बाबर, ठीक है। राणा सांगा एक ऐसा योद्धा था जिसके एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं थी, फिर भी इसने किससे युद्ध लड़ा था, बाबर से युद्ध लड़ा था। हालांकि इस युद्ध में हार गया था, फिर इसके साथियों के द्वारा इसको जहर दे दिया, फिर बाद में राणा सांगा की मौत हो जाती है, ठीक है। याद रखेंगे। और बाबर के द्वारा लड़े गए अन्य महत्वपूर्ण युद्धों में बात करेंगे तो प्रथम युद्ध था उसका पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया था। इसमें इसने इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त चंदेरी का युद्ध याद रखना है आपको, जो 1528 में लड़ा गया था। इसमें मेदिनी राय था और दूसरी तरफ बाबर था। इस युद्ध में भी बाबर जीता था। ये जो सारे के सारे जितने भी युद्ध बाबर ने भारत में लड़े हैं, ये जो प्रमुख युद्ध हैं, इन सभी में बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। इसके अलावा घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी, जो कि अफगान बादशाह था, इसके मध्य लड़ा गया था। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, वो मुगल वंश का अगला शासक बनता है, ठीक है। आपको याद रखना है। तो खानवा के युद्ध की बात की जाए 16 मार्च 1527 मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।
क्वेश्चन पूछा है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एक 42वां संविधान संशोधन होता है, साथ ही इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन है इसे क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, लघु संविधान कहते हैं, अति महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में भाग 4 का जोड़ा जाता है और अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, भाग 4 ए तथा अनुच्छेद 51 ए जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। कितने साथी, याद रखेंगे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। और यह प्रावधान हमने रूस के संविधान से लिया था, उस समय इसका नाम क्या था, यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत रूस के प्रावधान से लिया था, याद रखेंगे, संविधान से। और इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। और इसके अतिरिक्त एक जो 11वां मौलिक कर्तव्य, क्योंकि हम वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य देखते हैं और जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था, इसको याद रखना है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और साथ ही याद रखना, ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका शिक्षा से संबंधित है और इसे आर्टिकल 21A में भी स्थान दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, किस अनुच्छेद में जबरन गवाही पर रोक की बात की गई है। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत जबरन गवाही, जैसे कोई व्यक्ति है उसको दोषी सिद्ध करना है तो वो स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, क्योंकि पुलिस वाले क्या करते हैं, उस समय कहा जाता है कि मारपीट के उसको जबरन गवाही के लिए बाध्य करते हैं। तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3। कौन सा, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3 कहता है कि आप किसी के अंतर्गत किसी भी जो अपराधी है उसको जबरन गवाही पर क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, यानी कि किसी को जबरन गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 20 की बात की जाए, इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्ध के संबंध में क्या है, संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान कौन सा है, अनुच्छेद 20 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 कहता है कि एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 कहता है कि एक अपराध के लिए एक सजा देंगे, जबकि अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3 कहता है कि कोई भी अपने स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बारे में। साथ ही ये आपकी कहां पर स्थित है, इसका सर्वाधिक विस्तार भारत के असम राज्य में मिलता है। कौन से राज्य में, असम राज्य में, अति महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात करेंगे, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि भूपेन हजारिका पुल, कौन सा, भूपेन हजारिका जो पुल है ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, लोहित नदी। कौन सी, लोहित नदी। इसी लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा सेतु स्थित है। इसे ढोला सादिया के पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लगभग जो लंबाई है वो आपकी 9.15 किलोमीटर है। कितनी है, 9.15 किलोमीटर है। ये विश्व अपने भारत का सबसे लंबा पुल है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है, विश्व का नहीं बल्कि भारत का सबसे लंबा पुल है और ये लोहित नदी पर स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, बुग्याल घास के मैदान भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। बात करेंगे बुग्याल घास के मैदान के बारे में। तो भारत का जो उत्तर में हिमालय का क्षेत्र, कौन सा, हिमालय का क्षेत्र, और इस हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार बुग्याल घास के मैदानों का उत्तराखंड में मिलता है। कौन से राज्य में, उत्तराखंड राज्य में मिलता है, क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है और यहीं पर बुग्याल घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य घास के मैदान हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है, जिनमें से आपका कैंटबरी घास का मैदान कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में स्थित है। इसके अलावा डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर है, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जबकि प्रेरीज घास के मैदान की बात की जाए, ये कहाँ पर स्थित है सर, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। जबकि पंपास घास की मैदान की बात की जाए साथी, ये आपके अर्जेंटीना में हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है कंपास घास के मैदान। देखो यहाँ पर हमने बात की पंपास की, जबकि कंपास पूछेगा तो बताना है आपको ब्राजील में, कहाँ पर, ब्राजील में बताना है आपको, ठीक है, कंपास ब्राजील में। जबकि पूछ लेगा पटाना घास के मैदान, कौन से, पटाना घास के मैदान पूछ लेगा तो आपको साथ ही श्रीलंका बताना है। क्या बताना है, श्रीलंका बताना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इनमें से कैंटबरी न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेरीज अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जबकि पंपास अर्जेंटीना देश, कंपास ब्राजील में, पटाना घास के मैदान श्रीलंका में, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अतिरिक्त याद रखना है बेल्ट घास के मैदान, कौन से, बेल्ट घास के मैदान। बेल्ट कहाँ पर पड़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में बेल्ट घास के मैदान पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने। इस तरह से शायद क्वेश्चन आया था, इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक बच्चे ने भेजा है, शायद कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो बात करेंगे कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री के बारे में।
तो ये हो जाएंगे आपके सिद्धरमैया। कौन हो जाएंगे? सिद्धरमैया हो जाएंगे। और इनमें वर्तमान में बात की जाए कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की, तो 2023 में यहाँ पर चुनाव हुए हैं और कांग्रेस ने बीजेपी पर क्या करी है? प्रचंड जीत हासिल की है। ठीक है, याद रखना है कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है। और आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एक चीज़ और याद रखनी है, जिनमें से जो आपकी कांग्रेस में विधानसभा की सीट है, कौन सी? विधानसभा की सीट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विधानसभा की सीट कितनी है? कुल 225 है। ठीक है, जो आपका कर्नाटक है यहाँ पर कुल विधानसभा की सीटें 225 हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा की 12 जबकि 28 लोकसभा की सीटें हैं। और कर्नाटक में विधान परिषद भी है। ठीक है, इसको याद रखना है, कर्नाटक में विधान परिषद भी है क्योंकि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद थी। ठीक है, तो इनमें से आपका हो जाएगा 75 सदस्य। जो कर्नाटक में विधान परिषद है इसमें कुल कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सिद्धरमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर कांग्रेस की वर्तमान में सरकार चलती है। कुल 225 विधानसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 12 तथा लोकसभा की 28 सीटें हैं। विधान परिषद के भी यहाँ पर 75 सदस्य शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 की बात की जाए साथी, तो इसमें उपाधियों के अंत के संबंध में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में? उपाधियों का जो अंत है, जैसे किसी विदेश से आपको उपाधि धारण करनी है तो ये आप धारण नहीं कर सकते। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। और इसी अनुच्छेद के तहत साथ ही भारत सरकार आपको विभिन्न प्रकार की उपाधियां देती है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, इस तरह की जो उपाधियां हैं, या फिर कोई सेना में ब्रिगेडियर पोस्ट वाली जो चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी किस्में दी जाती हैं अनुच्छेद 18 के तहत दी जाती हैं, जबकि आप विदेश से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जबकि अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत के बारे में उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना किसी परीक्षा के ये क्वेश्चन जाता नहीं है। ठीक है, कोई भी परीक्षा हो रही है, जैसे आज आपकी परीक्षा की शुरुआत हुई है, तो ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, कल पूछा जाए या परसों पूछा जाए, इसको आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में उल्लेख है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है इंटरनेट किस राज्य के द्वारा अपनी इंटरनेट की सेवा शुरू की गई है? सॉरी, इंटरनेट किस राज्य के द्वारा अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू की गई है? यहाँ पर मिस टाइपिंग है, याद रखेंगे। किस राज्य के द्वारा अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा जारी की गई है? तो याद रखेंगे भारत का एकमात्र राज्य है केरल। कौन सा राज्य? केरल। केरल राज्य के अंतर्गत अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा जारी की गई है, जिसमें केरल राज्य ने के-फोन नामक प्रोजेक्ट जारी किया है। के-फोन से मतलब क्या है? केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ठीक है, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत केरल ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है केरल में क्या है? केरल के द्वारा जल बजट घोषित किया गया है। क्या किया गया है? केरल के द्वारा जल बजट घोषित किया गया है और जल बजट घोषित करने वाला केरल पहला राज्य बना है। इसके अतिरिक्त केरल पहला राज्य बना है जिसमें पहली जल मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई है। कौन सी? जो जल मेट्रो सेवा है ये यहाँ पर केरल में शुरुआत की गई, ये भी पहला राज्य है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो के-फोन प्रोजेक्ट की बात करेंगे केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की, तो ये केरल एकमात्र पहला राज्य बना है जिसने स्वयं का इंटरनेट विकसित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि इस तरह का निरंतर आपको एनालिसिस और क्लासें चाहिए तो आप क्या करेंगे? जीएस हब बाय डीएस सर को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सबसे पहले आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें, आपके साथ की ज़रूरत है। और लगभग हम 15 दिनों के बाद हमने क्लास की शुरुआत की है, क्योंकि हमारे घर में थोड़ी समस्याएं आ गई थी। पिताजी की अर्जेंट तबीयत खराब थी, हम बाहर गए और कुछ शादी वादी का चक्कर था। ठीक है, तो आज से आपके लिए निरंतर क्लासें लाते रहेंगे। देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल इसी वक्त। जय हिंद।